एपिसोड 72। माँ शब्द से नफरत है। अब तुम ही बता दो मुझे पहनना क्या है, क्योंकि कल रात तुमने मेरे सारे कपड़े जला दिए। इश्क ने ताने मारते हुए आकर्ष से कहा। लेकिन वह आकर्ष पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी। वह सुबह सुबह गुस्सा करके अपना मूड और अपना दिन दोनों नहीं खराब करना चाहती थी। लेकिन आकर्ष के इस बेतुके सवाल की वजह से ना चाहते हुए भी उसे गुस्सा आ जाता है। आकर्ष कैसे भूल गया कि कल रात उसी ने तो इश्क के सारे कपड़े जलाए थे। तो इसके बाद इश्क के पास पहनने के लिए कपड़े कहाँ हैं, जो वह उसे तैयार होने के लिए कह रहा है। आकर्ष से अपनी तिरछी निगाहों से घूर कर देखता है तो इश्क गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, अब बोलो भी, मैं पहनूंगी क्या मेरी शर्ट। आकर्ष मुस्कुराते हुए उसे आइडिया देता है तो इश्क उसे घूर कर देखते हुए कहती है, तुम अपने उस गंदे से शर्ट को क्यों नहीं पहनते हो? देखो कैसे बिना कपड़ों के घूम रहे हो मेरे सामने। तुम्हारी यह नंगी पीठ देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, या तुम्हें पहनना नहीं आता। तुम्हारे घर में कपड़े की दुकान तो नहीं है जो तुम हर रोज नए नए आउटफिट पहनते हो? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह अदा मुझे आकर्षित करेगी? तुम्हारी इस हरकत से मुझे लगता है कि तुम्हारा अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है बेबी गर्ल। आकर्ष के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और वह इश्क को देखकर कहता है। वह धीरे से इश्क की तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें अपने शब्दों को चुनने से पहले थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है बेबी गर्ल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक गलत शब्द और उसके बाद तुम्हारे पास बचने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। पहले सुबह सुबह इस हत्यारे का चेहरा, दूसरा कल रात की भयानक यादें और तीसरा जिस तरीके से वह उसे धमका रहा है। इश्क के अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही है। कल रात इसने इश्क के सारे कपड़े उसी के सामने जलाकर राख कर दिए। ऐसे में उसने एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो कहीं आकर्ष अपनी वह लिमिट ना क्रॉस कर दे जिस पर वह अभी तक रुका हुआ है। यही सोचते हुए इश्क घबराते हुए उसे देखकर कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो तुम एक बीमार इंसान हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी और तुम्हें बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगी। प्लीज आकर्ष मुझे छोड़ दो, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो आकर्ष उसे तीखी निगाहों से देखकर कहता है, कभी नहीं। वह गुस्से में आकर्ष को घूर कर देखती है जिसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वह गुस्से में बेड से नीचे उतरती है और कहती है, अब चुपचाप से मुझे पहनने के लिए कुछ दो। मैं तुम्हारी उस घटिया सी शर्ट को नहीं पहनने वाली हूँ और तुम भी कपड़े पहनकर घूमो। इश्क ने बोला तो आकर्ष हंसते हुए कहता है, मेरी सबसे फेवरेट शर्ट तुमने पहन रखी है और इस वक्त मेरा इरादा इसी शर्ट को पहनने का है। तो बेबी गर्ल लाओ मुझे मेरी शर्ट वापस दो। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह घूर कर आकर्ष को देखते हुए अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या? मैं यह शर्ट तुम्हें नहीं दूंगी। जाओ जाकर कोई दूसरी शर्ट पहन लो। तुम्हारे पास शर्ट की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पर आकर्ष उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, नहीं, मुझे तो यही शर्ट पहननी है और मुझे अभी इसी वक्त यह शर्ट वापस चाहिए। इश्क की घबराहट बढ़ रही थी क्योंकि आकर्ष के कदम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। वह अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, खबरदार आकर्ष, जो मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। दबाना ही है तो कुछ और दबाना बेबी गर्ल, गला तुमसे दबाया नहीं जाएगा। आकर्ष ने जिस शरारती अंदाज में इश्क से यह कहा था, इश्क का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है और वह गुस्से में आकर्ष से कहती है,
मैं कहती हूँ अपने कदम वही रोक लो आकर्ष। आकर्ष थोड़ा सा इरिटेटिंग वाला फेस बनाते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेबी गर्ल? मैं बस अपनी शर्ट वापस चाहता हूँ। यह मेरी फेवरेट शर्ट है। फेवरेट शर्ट? माय फुट। तुम्हारी पूरी अलमारी फेवरेट शर्ट से भरी पड़ी है। जाओ जाकर किसी दूसरी शर्ट को अपना फेवरेट बना लो। और वाइट कलर में ऐसा क्या फेवरेट है? तुम्हारी अलमारी में बहुत सारी वाइट शर्ट है। जाओ जाकर उसे पहन लो। लेकिन मैं तुम्हें यह शर्ट नहीं दूंगी, इश्क एकदम गुस्से में भड़कते हुए कहती है। तो आकर्ष मुस्कुराते हुए उसके करीब आ जाता है। इश्क के पास अब जाने के लिए आगे जगह ही नहीं थी। वह जल्दी से बेड के ऊपर चढ़ जाती है और एक तकिया को अपने बचाव की तरह इस्तेमाल करते हुए वह आकर्ष के सामने कर देती है। आकर्ष उसके बचपने पर मुस्कुरा देता है और उससे कहता है, तुम सच में एक छोटी बच्ची हो बेबी गर्ल। और बच्चे तो शरारत करते ही हैं, लेकिन इस बच्ची को शरारत करने के बाद सजा देना जरूरी हो जाता है, ताकि अगली बार वह यह शरारत करने से पहले 100 बार सोच ले। अचानक से आकर्ष उसके ऊपर झुकने लगता है। इश्क की सांसें तेज हो रही थी और आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। वह घबराते हुए आकर्ष को देखती है। आकर्ष जाकर नीचे बेड के पास का ड्रॉर खोलता है और झुककर उसमें से एक कैंची निकालकर इश्क के सामने करते हुए कहता है, या तो तुम अभी इसी वक्त मेरी शर्ट उतार कर मुझे वापस दोगी, या फिर मैं इस शर्ट को काट कर फाड़ दूंगा। इश्क ने नरमी से कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? आकर्ष मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो फिर तुम खुद ऐसा कर लो। आकर्ष ने कैंची को थोड़ा सा इश्क की तरफ बढ़ाया तो इश्क बेड की दूसरी तरफ से कूदकर नीचे चली जाती है और दीवार की तरफ जाते हुए वह घबराई नजरों से आकर्ष को देखने लगती है। इश्क छोटे बच्चे की तरह कमरे में इधर से उधर भागते हुए अपनी इकलौती शर्ट को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो आकर्ष उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुबह सुबह इश्क की यह एक्सरसाइज उसे एंजॉयमेंट दे रही थी। इश्क एक दीवार के सहारे रुक जाती है और जोरों से सांस लेते हुए घबराई हुई नजरों से आकर्ष को देखती है। आकर्ष उसे देखकर कहता है, या तो तुम मेरी शर्ट उतार दो या फिर मैं खुद से ले लूंगा, और अगर मैं लूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। इश्क की आंखों में आंसू आ रहे थे। आकर्ष उससे यह इकलौती शर्ट उतारने के लिए कह रहा था। इश्क ने अपने शर्ट के कोनों को कस के पकड़ लिया और रोती हुई नजरों से आकर्ष को देखकर कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आकर्ष? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रहा हूँ? मैं तो बस अपनी शर्ट वापस मांग रहा हूँ। आकर्ष उसके करीब आते हुए कहता है और ठीक उसके सामने आकर रुक जाता है। इश्क की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और होंठ लड़खड़ा रहे थे। वह आकर्ष को हैरानी से देख रही थी। आकर्ष उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें पता है तुम मुझे इस वक्त कितना परेशान कर रही हो? तुम्हारी यह अदा मुझे परेशान कर रही है। जब तुम मेरी शर्ट में मुझे नजर आती हो तो मेरा ईमान डोल जाता है। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता हूँ। ऐसे में मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें अपनी शर्ट में देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। इसीलिए चाहता हूँ कि तुम इसे उतार दो। प्लीज आकर्ष मत करो, इश्क रोते हुए कहती है तो वह उसके और करीब आ जाता है और बिल्कुल उसके चेहरे के पास आकर कहता है, मैं खुद भी तो सब कुछ रोकना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी यह अदाएं और यह नज़ाकत मुझे और ज्यादा उकसाती है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो किसी ने सोचा ना हो। आकर्ष धीरे से उस कैंची को उठाता है और इश्क के चेहरे के सामने कर देता है। इश्क ने जब उस कैंची को देखा तो उसकी आंखों के आंसू और तेज हो जाते हैं।
उसने अपनी हाथों की मुठियां कस ली थी और उसके नाखून उसे अपनी कलाइयों में कसते हुए महसूस हो रहे थे। वह दर्द से आकर्ष को देख रही थी और आंखों से ही उसे ऐसा न करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन आकर्ष ने उस कैंची की नोक को इश्क की गर्दन के पास रखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। इश्क अपनी जगह पर ही जमी हुई थी। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देख रही थी और अब उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आकर्ष की आंखों में देखने की। वह अपने होठों को दांतों तले कस के भिंज लेती है और धीरे धीरे उसे कैंची के चलने की आवाज आती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी आंखें खोलकर आकर्ष को देखें। उसके आंसू तेज हो रहे थे और सिसकियां बढ़ जाती जा रही थी। एक पल ऐसा आया जब उसने अपने शरीर पर खालीपन महसूस किया, लेकिन उसने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। उसकी आंखें बंद थी और आंसुओं की धार उसे और ज्यादा अपने दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे रही थी। हो गया। जैसे ही आकर्ष ने यह कहते हुए इश्क को देखा तो आकर्ष की आंखें तीखी हो जाती है। इश्क ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस किए हुए अपने सामने रखा हुआ था, जैसे कि वह आकर्ष की नजरों से खुद को बचाना चाहती है। उसे ऐसे देखकर आकर्ष की नजरें तीखी हो जाती है। यह वह इश्क थी ही नहीं जो उसे कुछ समय पहले मिली थी। वह इश्क तो मुस्कुराया करती थी, हंसा करती थी, लेकिन यह लड़की जो उसके सामने है वह एकदम टूटी हुई है, हारी हुई है और अपने दर्द को अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही है। इश्क बुरी तरह से रो रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। आकर्ष उसकी आंसुओं को देखकर उसके करीब आता है और उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, अपने आंखें खोलो बेबी गर्ल और खुद को देखो। इश्क रोते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे आकर्ष की आंखों में अपना अक्ष नजर आता है और वह यह देखकर हैरान हो जाती है। उसने जल्दी से नीचे देखा तो एकदम से हैरान हो गई। आकर्ष ने कैंची से पर्दा काट दिया था। वह पर्दा जो इश्क के पीछे लगा हुआ था और अब तक खिड़की को ढकते हुए सूरज की किरणें को कमरे में आने से रोक रहा था, वह पर्दा अब कट चुका है और आकर्ष ने उसके दो सरे काटकर इश्क के लिए एक ड्रेस जैसा कुछ बना दिया था। उसे हैरानी इस बात की हुई कि आकर्ष ने अपनी शर्ट का कॉलर काट दिया और उस कॉलर को उसने इश्क की कमर पर लगा दिया था। यह बिल्कुल एक परफेक्ट ड्रेस की तरह लग रहा था, लेकिन फिर भी वह पर्दे वाला फूल तो दिखाई दे ही रहा था, लेकिन इसमें इश्क का शरीर नजर नहीं आ रहा था। इश्क यह देखकर हैरान हो जाती है और हैरानी से आकर्ष को देखने लगती है, जो शरारती मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसने साइड में पड़ी हुई अपनी कटी हुई शर्ट को इश्क के सामने करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट शर्ट खराब हो गई है बेबी गर्ल और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरी माँ ने मुझे एक बार कहा था कि हर चीज की कीमत होती है। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो वह फ्री में नहीं करता है, उसके लिए तुम्हें दाम चुकाना पड़ता है। इश्क हैरानी से उसे देखते रह जाती है। आकर्ष कभी अपनी माँ का जिक्र नहीं करता है तो उनकी बातों का जिक्र करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इश्क को अचानक से आकर्ष की बीमारी का एहसास होता है और वह हैरानी से उसे देखते रह जाती है। आकर्ष वहां से जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि इश्क ने उसे बोला, तुम्हारी माँ कैसी थी? एक शैतान, डायन की तरह। आकर्ष अपनी जगह पर रुक गया। जब उसकी माँ का जिक्र होता है तो और वह बिना पलटे ही अपने दांत पीसते हुए इश्क से यह कहता है। इश्क हैरानी से उसे देखकर बोली, तुम अपनी माँ को डायन क्यों कहते हो? वह तुम्हारी माँ थी, उसने तुम्हें पाला है। क्या तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? हो सकता है कि वह तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती थी।
कोई भी माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम उनके बेटे थे। हो सकता है वह तुम्हें बचाने के लिए कोई प्लानिंग कर रही हो और तुमने उन्हें मार डाला। यह तुमने बहुत गलत किया है। बिना सच जाने तुम अपनी माँ को गुनहगार साबित कर देते हो और फिर उनका कत्ल कर देते हो। वह इसकी हकदार थी। हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुझे एक अच्छी परवरिश देने में असफल रही थी, इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर था। मैंने बस उस डायन को उस चीज की सजा दी है जिसकी वह हकदार थी। वह मेरी परवरिश ठीक से नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे सजा दी है। आकर्ष के नफरत भरे शब्द सुनकर इश्क हैरान हो जाती है। बचपन से ही आकर्ष के मन में अपनी माँ के लिए इतनी घृणा थी कि वह अपनी माँ से बचपन से ही नफरत करता था। वह भी इस हद तक कि जब तक वह बड़ा हुआ, उसकी नफरत इस जुनून तक बदल गई थी कि उसे अपनी माँ का नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं। एपिसोड 73 सुकून। आकर्ष के नफरत भरे शब्द सुनकर इश्क हैरान हो जाती है। बचपन से ही आकर्ष के मन में अपनी माँ के लिए इतनी घृणा थी कि वह अपनी माँ से बचपन से ही नफरत करता था। वह भी इस हद तक कि जब तक वह बड़ा हुआ, उसकी नफरत इस जुनून तक बदल गई थी कि उसे अपनी माँ का नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं। इश्क हैरानी से आकर्ष को देख रही थी। एक माँ के लिए उसके बेटे के दिल में कितनी नफरत है, वह यही सोचकर परेशान हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आकर्ष भड़क उठा था। उसके चेहरा गुस्से में लाल हो रखा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। वह अपनी माँ के बारे में सोचकर इतना ज्यादा घृणा से भर गया था। आखिर इसमें उसकी भी क्या गलती है? एक बच्चे के रूप में उसने जो सीखा वही तो उसने अपनाया है। जो उसे मिला है वही उसने लोगों को दिया है। उसकी माँ ने उसे नफरत करना सिखाया है और वही नफरत वह दुनिया को दिखा रहा है। बचपन में जब वह गलतियां करता था तो उसे सजा मिलनी थी और उसे सजा को पाते पाते उस छोटे से बच्चे के मन में इतना बड़ा घाव हो गया कि उसने अपने शरीर को पत्थर बना लिया था। पत्थर बनने के बाद उसके ऊपर ना तो सजाओं का असर होता था और ना ही किसी की बातों का। उसने खुद को ही अपने आप में एक इतना सशक्त इंसान बना लिया कि कोई उस पर इफेक्ट नहीं कर सकता था। आकर्ष हर चीजों के लिए निडर हो गया था। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, यहाँ तक कि भगवान का भी नहीं। दर्द हो रहा है, आकर्ष ने धीरे से कहा तो इश्क अपना चेहरा हल्का सा उठाते हुए बोली, कहाँ पर? आकर्ष उसके चेहरे को अपने सीने पर और ज्यादा दबाते हुए कहता है, यहाँ पर। इश्क ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। वहीं आकर्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन इश्क उसकी धड़कनों को सुनते हुए महसूस कर रही थी कि आकर्ष की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बखूबी उसे छुपा लिया था। उसने अपने आंसुओं को किनारे तक भी नहीं आने दिया और अंदर ही अंदर जब्त कर लिया। इश्क उसके सीने से लगकर तो खड़ी थी, लेकिन एक डर उसे अपने अंदर भी महसूस हो रहा था। और वह इसीलिए था क्योंकि आकर्ष की अपर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह आकर्ष के बदन से लिपटी हुई थी। इश्क ने भी जो पर्दे की ड्रेस पहनी हुई थी वह भी कुछ ओपन ही थी और इसीलिए वह उसके संपर्क में आ रही थी। इस डर को इश्क महसूस कर सकती थी। जब से वह यहाँ आई है तब से ही वह अपने आप को बचाती आ रही है। उसे आकर्ष के सामने बहुत घबराहट फील होती है, क्योंकि यह पागल इंसान उसके कपड़े उतारने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाता है। इसीलिए तो इश्क शावर के नीचे भी कपड़े पहनकर जाती है। इसका आज तक नहीं भूली है आकर्ष के उस ड्राइंग को जो उसने इश्क के शरीर का बनाया था, वह भी बिना कपड़ों के। बस तभी से उसे कपड़े पहनकर नहाने की आदत हो गई है।
क्योंकि उसके बाद उसे अपने बाथरूम में भी कैमरे मिले थे। इश्क का डर इतना ज्यादा हावी हो गया था कि अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर हजारों चींटियां रेंग रही है। आकर्ष की कलाकारी पर वह शक नहीं कर सकती थी। आकर्ष ने उसके बदन की इतनी सटीक पेंटिंग बनाई थी जिसे देखकर तो इश्क खुद हैरान हो जाती थी। वैसे अगर उस तस्वीर को इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ उस पेंटिंग को देखा जाए तो आकर्ष एक बहुत अच्छा पेंटर है। लेकिन अगर इश्क इन बातों को समझ रही थी तो वही आकर्ष भी कोई बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि इश्क की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अपने बदन से कपड़े उतारते हुए महसूस नहीं कर सकती है और इसी कमजोरी का वह हर बार फायदा उठाता है। इस वक्त वह इश्क को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उसे इश्क को अपनी बाहों में भरकर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। आधा घंटा हो गया आकर्ष ने इश्क को अपनी बाहों से आजाद ही नहीं किया था और उसके बिना कपड़ों के सीने से लगे हुए इश्क की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि आकर्ष उसे अपनी बाहों से तब तक आजाद नहीं करेगा जब तक वह उसके दर्द का इलाज नहीं करेगी। उसने धीरे से चेहरा उठाकर बेपसी के साथ आकर्ष को देखा तो आकर्ष उसे एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ देखता है, जैसे कि आंखों ही आंखों में कह रहा हो, तुम्हें पता है बेबी गर्ल की क्या करना है। इश्क ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपने होठों को आकर्ष के दिल पर रख दिया, जहां पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसके नाम पर होठ पड़ते ही आकर्ष की आंखें एक जुनून के साथ बंद हो जाती है और वह ऐसे सांस लेता है जैसे इश्क की किस नहीं है बल्कि कोई ड्रग्स है जिसने उस पर एक भारी नशा किया है। अब दर्द नहीं हो रहा है, यह कहता हुआ आकर्ष ने उसे अपनी बाहों से रिहा कर दिया और उसकी बाहों से आजाद होने के साथ ही इश्क बहुत गहरी सांस लेती है, क्योंकि काफी देर तक वह उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी। लेकिन अब उसे रिहाई महसूस हो रही थी। पर आकर्ष ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और उसे देखकर कहने लगा, तो तुमने मेरे स्टडी रूम को देख लिया है। इश्क घबरा जाती है, कहीं उसे स्टडी रूम की तलाशी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया है। उसने घबराते हुए कहा, दरअसल मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं वहां गई थी ताकि कुछ किताबें पढ़ सकूं। आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसने कहा, ठीक है, अगर तुमने स्टडी रूम देख लिया है तो आओ मैं तुम्हें अपना पेंटिंग रूम दिखाता हूँ। इश्क हैरानी से उसे देखते रह जाती है और आकर्ष उसे लेकर अपने पेंटिंग रूम में चला जाता है। वह अंगूठा का सेंसर लगाते हुए दरवाजा खोलता है और इश्क को अंदर ले जाता है। जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की वैसे ही इश्क की निगाहें अपनी ही तस्वीरों के एक भंडार पर जाती है। हर दीवार, हर कोने और हर जगह पर सिर्फ उसी की तस्वीर थी, लेकिन ऐसी जिसमें रंग अभी तक पूरी तरह से भरा नहीं गया था। एक तो उसने पहले ही अपने कमरे में अपनी इतनी सारी तस्वीर देख ली थी कि जिसे देखकर वह इतनी हैरान हो गई थी, और अब इस पेंटिंग रूम में भी उसी की तस्वीर थी, पर इनकम्प्लीट। ऐसा लग रहा था आकर्ष उसे धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा है। इश्क खोई हुई नजरों से अपनी तस्वीर को देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यह वही तस्वीर थी जो आकर्ष अपनी डेट की रात को पूरी कर रहा था और उसने इश्क के होठों पर रंग भरना शुरू कर दिया था। उसके होंठ पूरे लाल और सुर्ख हो रहे थे। इस पेंटिंग को देखकर इश्क उसकी तरफ खींचती चली गई। उसने धीरे से उस पेंटिंग पर हाथ रखा, जिस पर उसकी मुस्कान सच्ची और निश्चल नजर आ रही थी। खुद की तस्वीर को देखकर इश्क को एक सुकून महसूस हो रहा था और वह मुस्कुराने लगी। आकर्ष धीरे से उसके पास आता है और उसे देखकर बोला, पसंद आई? मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, उसने अपनी ही तस्वीर को छूते हुए जवाब दिया।
क्योंकि उसका मानना था वह वाकई में ऐसी सुंदर नहीं है जैसी आकर्ष की कल्पनाओं में होती है। यह बस आकर्ष की कल्पनाओं का स्तर था जिसने इस पेंटिंग को इतना खूबसूरत बना दिया कि इश्क को खुद की तस्वीर से ही जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसके सामने विश्व की सबसे खूबसूरत लड़की की तस्वीर रखी हुई है और उसकी खूबसूरती के सामने इश्क का चेहरा बहुत सामान्य है। आकर्ष धीरे से उसके पीछे आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वह उसके कानों के पास झुकता हुआ कहता है, मेरा यकीन करो बेबी गर्ल, तुम हमेशा से इन तस्वीरों से ज्यादा खूबसूरत रही हो। मैंने इन तस्वीरों को कभी उस हद तक बनाया ही नहीं कि तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला कर सके। इश्क हैरान हो जाती है आकर्ष की बात सुनकर। वह हैरानी से उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में देखकर उसने आकर्ष से कहा, मेरी तस्वीर बनाकर तुम्हें क्या हासिल हुआ? सुकून? वह बिना किसी झिझक के इश्क से कहता है। तो इश्क एकदम हैरान रह जाती है। वह आकर्ष की आंखों में देखती रह जाती है। इन आंखों में इस वक्त उसे कोई झूठ फरेब या धोखा नजर नहीं आ रहा था और इश्क का दिल कह रहा था कि उसे इन आंखों पर यकीन करना चाहिए। इश्क ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था क्योंकि वह आकर्ष की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम तो इस कमरे में किसी को नहीं लाते हो और ना ही किसी को यहाँ आने की परमिशन देते हो। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो कल तुम उस मेड, क्या नाम है उसका, हाँ रिमी, उसके साथ यहाँ आ जाती अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। जहाँ तुम एक तरफ मेरे स्टडी रूम में जाकर बुक पढ़ सकती हो तो वहाँ पर मेरे पेंटिंग रूम में आकर पेंट नहीं कर सकती हो क्या? इश्क ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, जैसे कि उसकी बातों कितनी नासमझों वाली थी। जाहिर सी बात है वह इतने बड़े घर में बोर तो हो ही जाएगी ना। उसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। किसी से बातें करेगी, किसी के साथ मिलेगी या फिर बुक पढ़ेगी या कुछ और करेगी। उसने घुरकर आकर्ष को देखते हुए बोला, हाँ तो मैं इतने बड़े घर में अकेली बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे स्टडी रूम में जाकर बुक पढ़ रही थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? आकर्ष के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। उसने ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो तुम मेरे स्टडी रूम में बैठकर कोई भी किताब पढ़ सकती हो, लेकिन मेरी स्टडी टेबल पर रखी हुई वह ब्लैक कवर वाली बुक को मत पढ़ना। वह क्या है ना, वह मेरी सबसे फेवरेट बुक है। अगर तुमने उसे पढ़ लिया तो उसके बाद तुम मेरी सबसे फेवरेट बुक बन जाओगी और मैं सारे दिन तुम्हें पढ़ता रहूंगा। इश्क उसे घूर कर देखती है तो आकर्ष बेफिक्रे के साथ कहता है, अरे मैं तुम्हें अपनी स्टडी रूम में बैठने की परमिशन दे रहा हूँ, अपने पेंटिंग रूम में आने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन यह सब मैं यूं ही थोड़ी ना दूंगा। इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इश्क गुस्से में घूर कर उसे देखती है तो आकर्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और वह इश्क के कानों के पास झुकते हुए कहता है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो मुझे चाहिए और मैं वह सब तुमसे प्यार से मांग रहा हूँ। इश्क उसकी नजदीकी से फिर से पिघल रही थी, लेकिन इस बार उसने खुद पर काबू रखा। वह अपने हाथों को आकर्ष के सीने पर रखती है और उसे धक्का देते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है प्यार से मांगने की, क्योंकि तुम्हारी हरकत नहीं है प्यार से मांगने वाली। तुम तो छीनने में यकीन रखते हो। आकर्ष हंसते हुए कहता है, छीनना होता तो अब तक छिन चुका होता, लेकिन जो चीज हासिल करने में सुकून दे उसे छीनने की जरूरत नहीं होती।
और अपनी चीजों को तो ना तो छीनने की जरूरत है और ना ही हासिल करने की, वह तो अपनी ही है। खैर छोड़ो, आज नहीं तो कल जो मेरा है वह मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तैयार हो जाना। आज रात को तुम्हें मेरे एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना है। एपिसोड 74, ब्रेथलेस किस। मेरे दोस्त ने एक पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ उस पार्टी में चलो, आकर्ष ने इश्क को देखते हुए कहा। तो इश्क उसे घूर कर देखते हुए बोली, कौन दोस्त? क्या मैं उसे जानती हूँ? तुम उसे जान जाओगी बेबी गर्ल, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बाद वह वहां से बाहर की तरफ जाते हुए इश्क से कहता है, और तुम्हारे लिए कपड़े कमरे में ही भिजवा दिए जाएंगे, वह भी वैसे जैसे मैं चुनूंगा। इश्क को लगा आकर्ष वापस चला गया, लेकिन अचानक से वह उसके करीब आ जाता है, बिल्कुल उसके सांसों के पास आकर खड़ा हो जाता है। इश्क की सांस रुक जाती है और वह हैरान नजरों से आकर्ष को देखने लगती है। आकर्ष मुस्कुराते हुए इसे देखकर बोला, आज रात 8 बजे तैयार रहना। इश्क को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मन कर रहा था इसी पैंट के समान से वह आकर्ष का मुंह पोत दे, लेकिन इस वक्त उसने अपना गुस्सा काबू रखा, क्योंकि अब उससे उसके पसंदीदा कपड़े पहनने की आज़ादी भी छीन ली गई थी। अब उसे कपड़े भी वह पहनने थे जो कि आकर्ष उसे देता। शाम को इश्क अपने कमरे में तैयार बैठी हुई थी। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और इस वक्त उसने एक ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। इस गाउन की कीमत और खूबसूरती दोनों ही बहुत ज्यादा थी और इश्क इसमें किसी नीले चांद की तरह लग रही थी। उसके सामने ड्रेसिंग टेबल पर गाउन से मैचिंग करते हुए डायमंड के इयररिंग्स रखे हुए थे। वह धीरे से अपने हाथों को बढ़ाती है और उन इयररिंग्स को लेकर अपने कान में पहनने लगती है। उसके बाल सलीके से ऊपर बन की तरह बंधे हुए थे, जिसे खुद रिमी ने बनाया था। इश धीरे से इयररिंग्स पहनती है और फिर कमरे से निकलकर नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाती है। आकर्ष उसका इंतजार कर रहा था। हर एक बढ़ते कदम के साथ इश्क के दिलों दिमाग पर बस यही बात चल रही थी कि अब वह थक गई है अपनी जिंदगी से, इस ना मिलने वाली उम्मीद से। वह थक गई है इन सब से। जिंदगी उसके साथ खेल खेल रही है, लेकिन उसे यह खेल खेलना ही नहीं है। वो लड़ना ही नहीं चाहती थी, वह बस सुकून से बैठे रहना चाहती थी। लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी ऐसी है जिसमें कोई शांति की उम्मीद भी नहीं है। उसकी पूरी जिंदगी एक भूकंप के तबाही के बाद की बनी हुई है, जहां पर वह सिर्फ बिखरे हुए मालबे को समेट रही है। उसे न सिर्फ डर कर जीना पड़ता है, बल्कि उसे कम से कम 10 बार सोचकर अपना मुंह खोलना पड़ता है, क्योंकि उसका एक गलत शब्द एक दर्दनाक यातना की शुरुआत होती है। इश्क जैसे ही हॉल में पहुंचती है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से होकर गुजरता है और वह अपने विचारों से बाहर आती है। जब उसे एहसास हुआ कि यह ठंडी हवा उसके आसपास से आई है, उसने देखा तो मेन गेट के बाहर एक कार खड़ी थी और आकर्ष ठीक उसके पास खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके सामने की तरफ मोड़ा हुआ था, जिससे उसकी मांसपेशियां दिख रही थी और उसकी नजरें सिर्फ खोए हुए अंदाज में इश्क को ही देख रही थी। लेकिन अगर आकर्ष इश्क को देख रहा था, तो इश्क की निगाहें भी उसी के ऊपर जमी हुई थी। यह दूसरी बार था जब उसने आकर्ष को इस तरीके से देखकर अपनी इंद्रियों को खोया था, वरना ऐसा तब हुआ था जब उन दोनों की पहली डेट टेरेस पर थी। हॉल से होते हुए इश्क सीधे गाड़ी के पास आती है और जैसे ही वह आकर्ष के पास पहुंचती है, आकर्ष ने तुरंत उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। इससे पहले इश्क कुछ बोल पाती, आकर्ष धीरे से उसके निचले होंठ पर एक लाइट किस करता है।
और फिर अपने होठों को उसके गालों से छूता हुआ उसके डिंपल पर ले जाता है। इश्क सहर जाती है और उसके हाथों के नाखून उसने अपनी मुट्ठियों में कस लिए थे। उसके गालों को छू कर जब आकर्ष उसकी आंखों में देखता है तो धीरे से उसने इश्क को देखते हुए कहा, लुकिंग सो हॉट। तुम हर बार इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो बेबी गर्ल? मैं हर बार तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंसता जाता हूँ। बस एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि मेरी पसंद तुम पर सूट करती है। इश्क ने कुछ नहीं कहा, बल्कि शर्म की वजह से उसका चेहरा नीचे झुक जाता है। आकर्ष इश्क का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के दरवाजे तक लाता है और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा करता है। इश्क अंदर बैठ जाती है और आकर्ष भी दूसरी तरफ से जाकर बैठ जाता है। लेकिन जाने से पहले उसने ड्राइवर के हाथों में रखा हुआ अपना ब्लू ब्लेजर ले लिया। वह गाड़ी में इश्क के साथ बैठ जाता है और ड्राइवर आगे की सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि इश्क की नज़र खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देख रही थी, लेकिन उसे अपने ऊपर एक तीखी नज़रों का एहसास हो रहा था। जब उसने पलटकर आकर्ष को देखा तो पाया वह उसे ही देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। वह निगाहें इश्क को और ज्यादा बेचैन कर रही थी। उसका गला सूखता हुआ सा महसूस हो रहा था और होंठ फड़फड़ा रहे थे। उसने गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ आकर्ष को देखा और उससे कहा, क्या? क्या? आकर्ष ने भी सिंपल शब्दों में उसे पूछा। तो इश्क खींचते हुए कहती है, क्या देख रहे हो? क्या देख रहा हूँ? आकर्ष ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तो इश्क चिढ़ते हुए कहती है, मेरी तरफ ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हो? आकर्ष के चेहरे पर एक तिरछी और हल्की मुस्कान आ जाती है और उसकी निगाहें और ज्यादा तीखी हो जाती है। वह धीरे धीरे इश्क के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा और उसे अपने करीब आता देख इश्क घबराते हुए खुद को पीछे की तरफ धकेलने लगी। इश्क खिड़की से जाकर लग जाती है और आकर्ष बिल्कुल उसके ऊपर आधा झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे बताओ बेबी गर्ल, मैं तुम्हें किन नजरों से देख रहा हूँ? उसे अपने इतने करीब देखकर इश्क की घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब उसके होठों से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका गला सूख रहा था। आकर्ष का वह डैशिंग और अट्रैक्टिव फेस इश्क अपने चेहरे के बहुत करीब महसूस कर सकती थी। आकर्ष ने धीरे से उसके सुर्ख होठों के करीब होते हुए कहा, चलो छोड़ो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ कि मैं तुम्हें उन नजरों से क्यों देख रहा था। वह क्या है ना, तुम्हारे होठों पर कुछ लगा हुआ है, उसे मुझे साफ करना है। हिलना मत। इश्क अपनी जगह पर ही जड़ हो गई थी और इससे पहले कि वह समझ पाती कि आकर्ष उसके होठों से क्या हटाने वाला है, आकर्ष ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और वह इश्क को किस करने लगा। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, लेकिन अब उसकी सांस ही नहीं रही थी, क्योंकि आकर्ष उसे बहुत शिद्दत से किस किया जा रहा था। वह कभी इश्क के निचले होठों को चूमता तो कभी उसके ऊपरी होठों को शक करता। इश्क बस अपनी बड़ी बड़ी पलकों को टिमटिमाते हुए उसे देख रही थी, लेकिन आकर्ष की आंखें सुकून से बंद थी। वह इश्क के होठों का स्वाद ले रहा था और अब जाकर इश्क को एहसास हुआ कि आकर्ष क्या हटाने की बात कर रहा था। दरअसल वह इश्क की लिपस्टिक हटा रहा था। इश्क ने वेलवेट रेड कलर की डार्क लिपस्टिक बनाई थी और आकर्ष ने उसे किस करके इतना कम कर दिया कि वह बस चेरी रेड के साथ हल्की सी लिप ग्लॉस का शेड दे रही थी। लेकिन उसकी लिपस्टिक के स्वाद के साथ साथ कब उसे इश्क का स्वाद चखने का मन हो गया, यह आकर्ष को समझ ही नहीं पाया। वह इश्क को सॉफ्ट किस करते हुए कब वाइल्ड हो गया, उसे एहसास ही नहीं हुआ। वह इश्क के होठों पर बेरहमी से टूट पड़ा और उसे डिप किस करने लगा।
पहले तो इश्क उसकी किस को महसूस कर भी रही थी, लेकिन जब आकर्ष वाइल्ड हो गया तो इश्क से संभाले नहीं संभला। वह तेजी से सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी, पर आकर्ष इतना खो गया था कि उसने इश्क के पूरे होठों को अपने कब्जे में ले लिया था। इश्क के हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे, पर किस करने से पहले आकर्ष ने जो उसे आखिरी शब्द कहे थे, हिलना मत, वह इस पर टिकी हुई थी और अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। लेकिन उसकी सांस लेने की हिम्मत भी खत्म हो रही थी। वार जब उसने इश्क की घुटती सिसकियां सुनी तब कहीं जाकर उसे होश आया और वह जल्दी से इश्क के होठों से अलग होता है। उसने देखा इश्क की सांस बेतहाशा उफान मार रही है और वह जोरों से मुंह खोलते हुए तेजी से सांस ले रही है। उसे ऐसे देखकर आकर्ष को अपनी गलती का एहसास होता है। वह जल्दी से इश्क को एक हाथ से अपने सहारे पर लेता है और उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, धीरे धीरे सांस लो। इश्क तेजी से सांस लेने लगती है और उसके बाद वह धीरे धीरे सांस लेते हुए आकर्ष को देख रही थी। 2 मिनट और अगर आकर्ष उसके होठों से अलग नहीं होता तो इश्क की जान ही निकल जाती। उसे नॉर्मल होता हुआ देख आकर्ष ने अपने जेब से रुमाल निकाला और उसकी फैले हुए लिपस्टिक को ठीक किया। इश्क उसे सांस लेते हुए गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। आकर्ष जब उसकी लिपस्टिक अपने रुमाल से ठीक कर रहा था तो इश्क ने उसके हाथों से रुमाल छीन लिया और खुद अपने होठों पर बेरहमी से पोंछते हुए कहा, मैं खुद कर लूंगी। पर इससे पहले कि इश्क उसे अपने होठों पर लगा पाती आकर्ष ने रुमाल को उसके हाथों से खींच लिया और उसे देखकर कहता है, इसे मैंने खराब किया है तो सही करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इश्क अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही और आकर्ष ने उसकी लिपस्टिक साफ कर दी। उसके होठों पर हल्की सी लाली सी रह गई थी जो उसके गोरे रंग के ऊपर और रेड ड्रेस पर एकदम परफेक्ट सूट कर रही थी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। आकर्ष के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान थी और इश्क का चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था तो उसने आकर्ष से अपना चेहरा फेर लिया और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। वह लोग जब पार्टी में पहुंचते हैं तो आकर्ष उसका हाथ पकड़कर पार्टी एंट्रेंस तक लेकर आता है, जहां पर उनका स्वागत एक जोड़े ने किया था और उनके साथ एक 7 साल की छोटी बच्ची थी। यह पार्टी उस बच्ची के 7वें जन्मदिन की खुशी में थी, जिस पर शहर के कई मशहूर लोगों को इनवाइट किया गया था। जैसे ही इश्क की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर जाती है वह उसे देखकर मुस्कुरा उठती है। अपनी माँ के पीछे से जब उस बच्ची ने इश्क को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक क्यूट सी मुस्कान आ गई और वह भी उसे देखकर हंस देती है। आकर्ष उसे जोर से मिलते हुए खुश होता है और उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया। वह इश्क का हाथ पकड़कर सामने लाता है और उस जोड़ के सामने करते हुए कहता है, अगस्त्य वीणा, यह इश्क है। अगस्त्य और वीणा ने एक साथ इश्क को देखा और मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे, लेकिन इश्क उन दोनों को हैरानी से देखती है। अगस्त्य, उसने यह नाम शायद कहीं सुना हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है। वीणा ने अपना हाथ इश्क की तरफ बढ़ाया ही था कि इश्क अगस्त्य को देखते हुए कहती है, अगस्त्य, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? अगस्त्य, वीणा और आकर्ष तीनों हैरानी से इश्क की तरफ देखने लगते हैं। अगर इश्क के मन में कोई जिज्ञासा थी भी तो यह कोई तरीका नहीं था किसी से डायरेक्ट पूछने का। वीणा ने अपने हाथ पीछे ले लिए और सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। इश्क हैरानी से अगस्त्य को देख रही थी तो अगस्त्य ने जल्दी से कहा, जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कहीं मिले हैं। दरअसल मैं सिर्फ आकर्ष को जानता हूँ और उसी ने मुझे आपका नाम बताया है,
कि आप उनकी खास फ्रेंड हैं और हम पहली बार मिल रहे हैं। दरअसल मेरी कंपनी आकर्ष का पेंटिंग एग्जीबिशन रखवाती है। मुझे नहीं लगता कि हम पहले कहीं मिले होंगे। वैसे मैं तो आपको नहीं जानता हूँ मिस इश्क, लेकिन हो सकता है कि आप मुझे जानती हो। वह क्या है ना कि आकर्ष मेरा पुराना दोस्त है, तो हो सकता है उसने आपको मेरे बारे में बताया हो। इश्क याद करने की कोशिश करती है। उसने कहीं तो देखा है इस इंसान को और इसका नाम भी उसे कुछ पहचान हुआ सा महसूस होता है। आकर्ष का दोस्त? आकर्ष का कोई दोस्त भी है? उसने कभी बताया था क्या? क्या उसने इस इंसान को कहीं देखा है? वैसे भी जब से आकर्ष उसे बेंगलुरु में मिला है, तब से इश्क की जिंदगी इतनी उलझी हुई सी हो गई है कि वह किन से मिली है और किन्हें जानती है सब भूल ही गई थी। लेकिन यहाँ आने से पहले उसकी जिंदगी में एक ही तूफान आया था, जिसका नाम था आकर्ष ठकराल। वो आखिरी पेशेंट था जिसका इश्क ने इलाज किया था। उसने याद करने की कोशिश की कि मुंबई में उसके इलाज के दौरान क्या वह ऐसे किसी शख्स को मिली थी। आकर्ष के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उसने हर एक चीज को याद किया और तभी जाकर उसे कुछ याद आता है, जिसे सोचकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है।